बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मीरपुर टेस्ट में शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का इंतखाब किया और विकेट को देखते हुए ये फैसला काफ़ी हद तक मुतवक्के भी था। ग्रीन टॉप पिच पर घास की वाज़ेह तय मौजूद थी, जिसके बाद इब्तदाई ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने की उम्मीद की जा रही थी। यही वजह थी कि दोनों टीमों ने रवायती बांग्लादेशी कंडीशंस के बरक्स सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। इब्तदाई लम्हात में विकेट ने पाकिस्तानी पेसर्स को भरपूर सपोर्ट फराहम की। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने नई गेंद से अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए बांग्लादेशी बैटर्स को दबाव में रखा। विकेट से मूवमेंट और बाउंस भी देखने को मिला, जिसने वाज़े किया कि पहले सेशन में बैटिंग आसान ना होगी। अगरचे बाद में पिच निस्बतन बेहतर होती गई और बैटिंग आसान नज़र आने लगी, लेकिन आगाज़ में ग्रीन टॉप सतह पर और मौसम की नमी ने पाकिस्तान के टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के फैसले को दुरुस्त साबित किया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबरा और फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। हारून रशीद साहब, सबसे पहले तो टॉस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि बज़ाहिर ये लगा कि इब्तदाई 2 विकेटें मिलने के बाद कि हमारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब दुरुस्त था, लेकिन आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जैसा लग रहा था वैसा था नहीं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये देखने की है कि ये जो मीरपुर की ये जो पिच है, अगर आप इसका पिछला पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कभी भी फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं की। हमेशा यहाँ पर स्लोअर जो बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे, वो हमेशा कामयाबियाँ हासिल करते रहे और बांग्लादेश की बहुत सारी फतवाहत जो हैं वो उनके स्पिन बॉलर्स की मरहून मेहनत रही हैं जब भी वो अपनी होम कंडीशन में खेलते हैं। ये पहली दफ़ा था कि शायद वो इनकरेज हुए कि उनके पास कुछ यंगस्टर्स आ गए हैं जो तेज़ बॉलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी सी ग्रासी पिच बनाते हैं, हार्ड रखते हैं पिच को, जिसका वो समझते थे कि उनके फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा होगा। आई थिंक ये नज़र आया अर्ली स्टेजेस पे, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट 2 आवर्स में ऐसा लग रहा था कि गेंद में बाउंस भी था, थोड़ी मूवमेंट भी थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पोस्ट लंच सेशन के बाद पिच की जो हार्डनेस थी उसमें कमी आती हुई नज़र आई, बॉल के बाउंस में भी थोड़ा सा कमी, नुमाया तौर पर कमी नज़र आई और मूवमेंट में भी कमी नज़र आई। तो जिसके बाद जो अर्ली 2 विकेट्स गिरने के बाद जो अच्छी पार्टनरशिप्स डेवलप हुई, उसने बांग्लादेश को काफ़ी हद तक इस गेम के ऊपर इस टेस्ट मैच के ऊपर थोड़ा सा उनका पल्ला भारी इस वक्त नज़र आ रहा है। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान के बॉलर्स कम बैक करें और इनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। एनीथिंग अबव 400 पाकिस्तान के बैटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और जो विकेट में जो वेयर एंड टेयर आ रहा है उससे हो सकता है कि बांग्लादेश के बॉलर्स को मदद मिले। उधर बाबर आजम की इंजरी की वजह से पाकिस्तान टीम में शामिल होने वाले नौजवान खिलाड़ियों को मौका पाकिस्तान टीम ने आज़ान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप दी। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में अपना 468वां टेस्ट मैच खेल रहा है और पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग 11 में बाएं हाथ से खेलने वाले 7 बैटर्स शामिल हैं। इनमें डेब्यू करने वाले आज़ान ओवैस, इमामुल हक, शान अब्दुल्ला फजल, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और नोमान अली टीम का हिस्सा हैं। पहले तो हारून रशीद साहब, जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि ये जो टीम आपने मुंतखब की है पहले टेस्ट मैच के लिए, 7 बैट्समैनों के साथ आप जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे, सलमान अली आगा नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। पहले ज़रा बैटिंग के हवाले से मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, क्या ये हिकमत अमली ठीक है कि आपके जो एक प्रॉपर बैट्समैन है वो नंबर 7 पर बैटिंग करने आएंगे? जो मुझे नज़र आता है, अगर आप दोनों टीमों का मुवाजना करेंगे तो दोनों ने कोशिश यही की है कि अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ास्ट बॉलर्स इस पे कामयाब होंगे और हो सकता है उनको झेलने के लिए आपको एक एडिशनल बैट्समैन की ज़रूरत हो। जो अभी तक तो नज़र आ रहा है कि वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही और दोनों टीमें हो सकता है इसे सफ़र करें। ठीक है, आपकी बैटिंग बढ़ गई, लेकिन आप ये देखें कि दोनों 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। सो टेस्ट क्रिकेट 4 बॉलर्स के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता, एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी हो। सो ये बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बर्डन पड़ जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर, उनके वर्कलोड के ऊपर। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच किया किसी भी बॉलर ने तो आगे जाके उनको वो इंजरी भी हो सकती है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में 3 फास्ट शाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास को
प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया, लेकिन अगर इन तीनों बॉलर्स की बॉलिंग स्पीड को देखा जाए, तीनों में से कोई भी बॉलर 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद नहीं डाल सका। शाहीन शाह अफरीदी ने 135 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से बॉलिंग की, हसन अली की रफ्तार 134 किलोमीटर फ़ी घंटा, और दाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले मोहम्मद अब्बास ने तेज़ तरीन बॉल 127 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से की। हारून रशीद साहब, जो आप तीन पेसर्स के साथ जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा जूस है, और ये जो मैंने आपके सामने खुलासा किया, आपके तीन फास्ट बॉलर जिस स्पीड के साथ इस टेस्ट मैच के पहले दिन गेंद की रफ्तार, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि किसी ने भी 140 केस के ऊपर बॉलिंग नहीं की, जबकि एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे फील करते थे कि ग्रास भी है, हार्ड भी है, और वहाँ पर तेज़ बॉलिंग आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैं अब्बास की सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर मैं हैरान था, क्योंकि अब्बास को वो कंडीशन चाहिए जैसे इंग्लैंड में कंडीशन होती हैं। उसकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ सीम और स्विंग के ऊपर बिलीव करते हैं। यहाँ तो ना एज सच इतना सीम हुआ, और आखिरी जगह वक्त में तो उन्होंने आके 120 पे भी बॉलिंग की है की रफ्तार से। सो ये कोई इतना अच्छा नहीं था। दूसरी, अगर आप एक चीज़ देखें आप 2004 के बाद से आप मुसलसल शॉर्टर वर्जन के क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका कोई भी बॉलर 2024 के बाद से वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, यानी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला, विच मीन्स कि आपने एक दिन में 18-18, 20-20 ओवर्स नहीं किए। सो आई थिंक ये टॉल भी इनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेले हुए इनको बहुत अरसा हो गया। मैं फील करता हूँ कि बांग्लादेश को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश ने होम सीरीज़ डेफिनेटली खेली हैं टेस्ट मैचेस की, और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन मैं एक रीज़न ये समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने रेड बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेली, 4-4 ओवर की क्रिकेट खेली है। 4 ओवर की क्रिकेट आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के लिए आपकी तैयारी में मदद नहीं देती। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके इन तीनों बॉलर्स ने जो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, उसका एक रीज़न ये भी है। एक तरफ हारून रशीद साहब बात कर रहे हैं कि आपको तवील दौरानिये की क्रिकेट खेलने के लिए, तवील दौरानिये की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपने आप को थकाना पड़ता है। ऑन द अदर साइड अगर हम बांग्लादेश के कप्तान नाजमुल हसन शांटो की बात करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में शानदार सेंचुरी स्कोर कर बांग्लादेश क्रिकेट टीम को मजबूत पोजीशन पे पहुंचाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। बांग्लादेश के कप्तान ने न सिर्फ ज़िम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया बल्कि जारहाना अंदाज में पाकिस्तानी बॉलर्स पर दबाव भी बरकरार रखा। नाजमुल हसन शांटो ने अपनी इनिंग के दौरान ख़ास तौर पर स्पिनर नोमान अली को एतमाद के साथ खेला और कवर मिड ऑफ के ऊपर खूबसूरत ड्राइव्स खेलते हुए अपनी नवी टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। आम बात यह है कि आखिरी टेस्ट की जो 8 इनिंग है उनमें नाजमुल हसन शांटो की ये चौथी सेंचुरी है, जो उनकी शानदार कारकर्दगी और मुस्तकिल मिजाजी का वाज़ेह सबूत है। नाजमुल हसन शांटो ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ गोल्ड टेस्ट की दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई, फिर आयरलैंड के ख़िलाफ़ 100 रन की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दी, और अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो 101 रन बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 130 गेंदों का सहारा लेते हुए 12 चौके और 2 छक्के भी लगाए। ये शांटो की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली टेस्ट सेंचुरी है। 2017 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना पहला टेस्ट मैच खेले, और आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर कप्तान जब वो मैदान में टेस्ट के लिए टॉस के लिए गए तो ये उनका 40वां टेस्ट मैच है, नवी सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में। हारून रशीद साहब, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। और देखें जिस तरह मैं बॉलर्स के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि बैट्समैन जो हैं वो चाहे T20 क्रिकेट खेल रहे हो, वनडे क्रिकेट खेल रहे हो या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलर्स। तो इसीलिए आप देखेंगे कोई अच्छी फॉर्म में है, सो उसको वाइट बॉल से रेड बॉल में कन्वर्ट करना, अपने आप को अडेप्ट करना निस्बतन आसान होता है फास्ट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फास्ट बॉलर 4 ओवर का स्पेल करता है 2 चंक में, वेयर एज जो बैटर है अगर वो 10 ओवर खेल गया, 15 ओवर खेल गया 20 ओवर में, तो वो भी चल जाता है। उसके बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबे अरसे के लिए उसको पिच पे रहना पड़ता है, जैसे कि हमने शांतो को देखा। आई थिंक एग्रेसिव इंटेंट के साथ वो खेले, जो भी गेंद उनको मिली उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, और आई थिंक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया एज कैप्टन। और टॉस पे भी वो ये कह रहे थे कि हमें 400 से ज़्यादा रन करने होंगे अगर हमने पाकिस्तान को बीट करना है इस टेस्ट मैच में। आई थिंक जो भी उनकी सोच थी, जो भी उनकी टीम की स्ट्रैटेजी थी, उसके मुताबिक अब तक जो है मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश की टीम ने कि मैं ये फील करता हूँ टॉस अगर वो जीतते, हो सकता है वो भी पहले ही बॉलिंग करते। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। टॉस हारने का उनको कोई फ़र्क नहीं हुआ, 2 विकेट्स गिर गई, लेकिन उनके बाद जो पार्टनरशिप डेवलप हुई उसने बांग्लादेश को काफ़ी सहारा दिया। कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है।
एक ब्रेक के साथ मज़ीद गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और हुकूमती हुक्काम ने ढाका पहुंचने पर एशियन क्रिकेट कौंसिल के सदर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खैर मकदम किया। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलिम साइम, सेक्रेटरी दाखिला अबू नईम और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाज़िमुद्दीन भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान से अहम मुलाकातें की, जिनमें बाहमी क्रिकेट ताल्लुकात और एशियाई क्रिकेट के मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी तमीम इकबाल से भी मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एड हॉक कमेटी के सरबराह हैं। इस मुलाकात में 2027 के एशिया कप के इंतजामात और मनसूबाबंदी पर तफसीली बातचीत मुतवक्के है। बांग्लादेश को 2027 एशिया कप की मेज़बानी सौंपी गई है। अरुण ऋषि साहब, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का माजी में हिस्सा रहे हैं और एक ऐसे मौके पर जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट के हवाले से जो एक हटदर्मी है वो बरकरार है, तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जिस तरह उन्होंने पिछले साल कामयाब एशिया कप का इनेकाद किया और जो ट्रॉफ़ी का मामला था वो सबके सामने है, ऐसे मौके पर क्रिकेट के साथ आउटफील्ड में जो मुलाकातें हैं और एक ऐसे टाइम पर जब तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं, तो आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह की हैसियत से इस दौरे की क्या अहमियत समझते हैं? आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर इस दौरे की दौरान एशिया की क्रिकेट ख़ास तौर पर पाकिस्तान और जो एशिया कप के जितने भी इवेंट्स हैं वो मुनक़द होने हैं, क्योंकि एशिया क्रिकेट सिर्फ सीनियर टीम्स के लिए नहीं होती, इसमें विमेन क्रिकेट भी आती है, इसमें अंडर 19 की क्रिकेट भी आती है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इस रीजन में आपको जूनियर सतह के ऊपर जो टूर्नामेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकाद होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसे बांग्लादेश ने जिस अंदाज़ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और वो मेज़बानी भी करने जा रहे हैं, आई थिंक उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जो क्रिकेट में जो बायलैटरल सीरीज़ है एशियन क्रिकेट के दौरान, ठीक है मैं मानता हूँ कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को इस मामले में फेवर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दूसरे जो आपके ममालिक हैं जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा हैं, वो मिलकर कम से कम कोई ना कोई प्रेशर तो जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस दौरे से इनको ये ज़रूर करना चाहिए कि क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जिससे कि एशिया की क्रिकेट जो है वो एक अच्छे तौर के ऊपर आगे की तरफ जाए और एक ऐसा कंपेटिटिव वो सिलसिला डेवलप हो जाए जिसमें कम से कम एशियन क्रिकेट कंट्रीज़ जो हैं आपस में मुकाबला कर सकें। इसमें क्योंकि एफिलिएट्स भी हैं जिनको आपको पसीराई देनी होगी, उनको आपको हौसला देना होगा। सो काफ़ी टफ़ टास्क है मोहसिन नकवी के लिए, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं, कि किस तरीके से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हर लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किए जाए। अरुण रशीद साहब, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच मीरपुर में खेल रहा है और टेस्ट मैच से पहले ही जिस खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा शोर था, जिस खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा चर्चा था, बाबर आजम, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर बने। हनीफ मोहम्मद कैप उनको मिली, उनको गोल्ड का बैट मिला, 588 रन उन्होंने स्कोर किए, 2 सेंचुरियाँ, 3 निफ सेंचुरियों के साथ। टेस्ट मैच से ठीक चंद घंटे पहले वो जनाब टीम से आउट हो गए। क्रिकेट बोर्ड ने एक ईमेल जनरेट की और उन्होंने कहा कि जनाब जो हमारा मेडिकल टीम है वो बाबर आजम को असिस्ट कर रही है और उनके बाएं घुटने में कुछ जो है वो मामलात मुनासिब नहीं है और उनको जनाब एहतियाती तदाबीर की सूरत में पहले टेस्ट मैच से विड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब होंगे। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात यह है कि आप ये देखेंगे पूरा PSL हुआ, कहीं कोई भी ऐसा हल्का सा शायबा भी नज़र नहीं आया कहीं बाबर आजम को कहीं ना कहीं कोई इंजरी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई नी का कोई इशू हो। अब इंटरनली क्या था सिलसिला, क्योंकि ये तो सामने नहीं आया। दूसरी, असेसमेंट किस चीज़ की, आई थिंक जो भी अगर इनिशियल स्कैन्स हुए हैं तो नी की वेरियस इंजरीज होती हैं ना, लिगामेंट टेयर है, कौन सी ऐसी चीज़ है, उसका तो कम से कम जिक्र होना चाहिए था ताकि पता लगे कि कौन सी नौयत की इंजरी है और किस ग्रेड की इंजरी है। अगर आप सिर्फ समझते हैं कि 4 से 5 दिन में वो इंजरी ठीक हो जानी है तो मैं तो उसको इंजरी ही नहीं समझता। इंजरी तो वो होती है अगर नी इंजरी होगी तो आपको तो काफ़ी देर के लिए बाहर रहना पड़ेगा। सो अगर बहुत ही माइनर इंजरी थी, और जिस तरह मैं बाबर आजम को जानता हूँ कि वो क्रिकेट तो मिस नहीं कर सकते, और जिस अंदाज में उसकी फॉर्म चल रही थी
ये T20 में, PSL में। सो उसको देखते हुए मैं फील करता हूँ कि आइडियल कंडीशंस थी बांग्लादेश की कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो अपने रन्स और बना के अपना नाम और ज़्यादा बड़ा कर सकता था। सो ये मुझे थोड़ा सा झोल सा नज़र आ रहा है कि इंजरी की नेचर आपने नहीं बताई, ईमेल में भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है। किस चीज़ को असेस कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट की जो मेडिकल टीम है, कौन सी इंजरी को असेस कर रही है, उसका कोई पता नहीं। मीरपुर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल 86 ओवर के खेल के बाद अपने अख्ताम को पहुंचा और पाकिस्तान ने 80 ओवर के बाद दूसरा नया बॉल भी ले लिया। और आज जब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर बांग्लादेश की पहली इनिंग का स्कोर 301 4 विकेट के नुकसान पर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर आपको पहले दिन के खेल की मज़ीद तफसीलात से अगर मैं आगाही दूँ तो बांग्लादेश ने 86 ओवर की बैटिंग में 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन स्कोर किए हैं। बांग्लादेश की इनिंग की ख़ास बात कप्तान नाजमुल हसन शंटो के 130 गेंदों पर 12 चौकों 2 छक्कों के साथ बनाए गए 101 रन। उसके अलावा 200 गेंदों पर 10 चौकों के साथ मोमिनुल हक ने 91 रन की इनिंग खेली। एक मरहले पर 31 रन पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, लेकिन फिर इस मरहले पर तीसरी विकेट पर 180 रन की शराकत कप्तान नाजमुल हसन शंतो और मोमिनुल हक के दरमियान हुई। आज जब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर बांग्लादेश का स्कोर 301 4 विकेटों के नुकसान पर 48 रन पर साबिक कप्तान मुशफ़िक को रहीम बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ विकेट कीपर लुट्टन दास 8 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने आज 32 एक्स्ट्रास के रन दिए हैं, जिनमें 16 बाई के रन हैं, 8 लेग बाई के रन है और 8 नो बॉल के रन हैं। बॉलिंग में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा 22 ओवर मोहम्मद अब्बास ने किए। उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट करने के लिए 51 रन दिए। फिर दूसरा नंबर नोमान अली का रहा, जिन्होंने 20 ओवर में 80 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 19 ओवर में 67 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। एक ही विकेट हसन अली ने हासिल की, उन्होंने 18 ओवर्स में 54 रन दिए। अरुण रशीद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण रशीद साहब, पहले दिन के खेल के बाद 301 4 विकेट के नुकसान पर टॉस हारा बांग्लादेश, लेकिन एक अच्छी पोजीशन में, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि बांग्लादेश को सेकेंड डे आते ही फर्स्ट 2 आवर्स में अगर उनके विकेट्स ले लीं, वरना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है मुझे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि जूं मैं देख रहा हूँ कि पिच का बिहेवियर जो है वो चेंज होता नज़र आ रहा है। कई गेंदें रुक के भी आई हैं, कई लो भी रही हैं, जैसे एक LBW मिला नोमान को जब गेंद थोड़ी सी लो रही। सो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए तो अगर लंच के बाद तो मुश्किलात ही मुझे नज़र आ रही हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये 400 के अंदर अगर ये पाकिस्तान की टीम आउट करने में कामयाब हो जाती है अगर बांग्लादेश की टीम को, तो फिर भी थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि साइकोलॉजिकली बैरियर आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर 400 प्लस वो कर जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क होगा पाकिस्तान के बैटर्स के लिए, और पाकिस्तान को इस मैच को बचाने के लिए भी फिर बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 4 ओवर कम किए आपने पहले दिन खेल के अख्ताम पर हारून रशीद साहब, लेकिन जो स्कोर बोर्ड पर एक्स्ट्रास की मद में आपने 32 रन दिए हैं, अगर ये ना देते तो शायद ये 90 ओवर का कोटा भी आप पूरा कर लेते। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप देखें ये अलार्मिंग है। आई थिंक अलार्मिंग इसलिए मैं इसमें वही कहूँगा कि क्योंकि आपकी जो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट आपके प्लेयर्स नहीं खेले हुए, 2024 के बाद अगस्त में आखिरी टेस्ट मैच खेले थे 2024 में शाहीन शाह, फिर आप नोमान अली, आप देखें ना नोमान अली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप जब अपने मुल्क में खेलते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिचेस बनाते हैं, जिसमें गेंद इतना स्क्वायर टर्न हो रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते, आपने बॉल डालनी होती है, गेंद जो है वो स्पिन होता है। एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ना मिल रही हो, गेंद को आपको फिर वर्क करवाना पड़ता है, कभी आपको वेरिएशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। आप देखें कभी आप ओवर स्ट्रेच करते हैं, और आज नोमान अली का नो बॉल करना इस बात की ज़मानत देता है कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े आज बॉलिंग करने में। सो इसलिए कंडीशन का फ़र्क होता है। आप एलियन कंडीशन में खेल रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट करना होगा, और जितना जल्दी अडॉप्ट कर जाएंगे उतना फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान की मुझे जिस किस्म की पेस बॉलिंग नज़र आई और जिस किस्म की स्पिन बॉलिंग नज़र आई, जिसमें नोमान और पार्ट टाइम बॉलर ने सलमान ने बॉलिंग की, मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा कोई थ्रेटनिंग किस्म की बॉलिंग नहीं नज़र आई जो कि किसी भी बैटिंग लाइनअप को 2 दफ़ा आउट करने में कामयाब हो। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि किसी वक्त भी आप कम बैक कर सकते हैं। 2 से 4 विकेट्स गिर जाती हैं। अगर आज फील कर रहा था मैं, जैसे ही तीसरी विकेट गिरी थी, तो कम अज़ कम प्रेशर तो कम अज़ कम आप बैट्समैन डालें ना, क्योंकि डाइंग मोमेंट्स में आपका बैट्समैन
टेंटेटिवली जो है ना वो सोच रहा होता है कि यार 10 ओवर रह गए हैं, 15 ओवर रह गए हैं, मुझे वॉक डाउन करना है, मुझे कल के लिए खेलना है। सो उस वक्त जब आप प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये कप्तान का काम होता है कि किस तरीके से आपने सिचुएशन को रीड करके कब आप तो ईजी सिंगल दे रहे थे, जब आप किसी भी बैट्समैन को ईजी सिंगल दे देंगे तो उसके बाद तो वो सेट ही होना है ना उसने। बहुत शुक्रिया अरुण रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक बार फिर आपको बताते चलें प्रोग्राम को आपने इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मीरपुर टेस्ट मैच का आज पहला दिन था, जहां शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी और पहले दिन खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन स्कोर कर लिए थे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और नोमान अली ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। आज पाकिस्तान ने अब्दुल्ला फजल और उनके साथ अजान उवैस को टेस्ट कैप दी, जबकि साबिक टेस्ट कैप्टन बाबर आजम इस टेस्ट मैच में बाएं घुटने की इंजरी के सबब शिरकत नहीं कर रहे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।